Hello everybody. Today we are going to explain a very important topic, and the topic is crystals of inert gases. Crystals of inert gases. देखिए, ये इनर्ट गैसेस क्रिस्टल जो हैं, ये किस किस इनकी शेप क्या होती है। जैसे सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर इनर्ट गैसेस का जो क्रिस्टल होता है, वो लेट अस कंसीडर कि इनर्ट गैसेस आप लोग जानते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन। ठीक है ना। बाकी एक रेडॉन और होती है, वो बेसिकली क्या है कि रूम टेम्परेचर पर वो एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है ना। तो आप लोगों को बेसिकली इन इन गैसेस के बारे में पढ़ना है। उसमें भी अगर प्रेशर आपका जीरो है तो ये हीलियम बेसिकली लिक्विड स्टेट में होती है। तो क्रिस्टल्स जो हैं वो बेसिकली इनके क्रिस्टल पढ़ने हैं, और इन सबका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो सब एफसीसी क्रिस्टल होता है, यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है। ठीक है ना। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और दूसरा कि जो क्रिस्टल होता है, उस क्रिस्टल में जो फोर्सेस बिटवीन द एटम्स आर ड्यू टू, इसके एटम ही होंगे। आप सभी लोगों को पता है कि ये मोनोएटॉमिक एटम होते हैं, और इनका जो एटम होता है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक होते हैं। आउटर मोस्ट सेल, ऑल एटम का आउटर मोस्ट सेल कंप्लीटली फिल होता है, दैट वाई दे आर इनर्ट। इसीलिए वो इनर्ट होते हैं, मतलब लेस रिएक्टिव या नो रिएक्टिव होते हैं। बहुत कम रिएक्टिविटी ड्यू टू कंप्लीटली फिल्ड ऑफ ऑर्बिट। ठीक है ना। आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीटली फिल्ड होती है, इसलिए ये सारे एटम लगभग स्फेरिकली सिमेट्रिक होते हैं। ठीक है। और क्रिस्टल इनका कैसा होता है? क्रिस्टल होता है इनका एफसीसी। ठीक है, एफसीसी। बट क्रिस्टल बाइंडिंग में इसमें दो तरह के फोर्स होते हैं। ठीक है ना। फोर्सेस बिटवीन द एटम आर ऑफ टू काइंड्स। कौन कौन से? फोर्सेस between the atoms of inert gases in the crystal are, नंबर वन है इसमें वान डर वाल इंटरेक्शन। वान डर वाल इंटरेक्शन, एंड सेकंड रिपल्सिव इंटरेक्शन। इन दोनों फोर्सेस की अगर आप स्टडी कर लेते हैं तो यू विल बी इन बेटर पोजीशन टू एक्सप्लेन द क्रिस्टल्स ऑफ इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस के क्रिस्टल्स को आप एक्सप्लेन बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। ठीक है ना। तो हम लोग एक एक करके सबसे पहले ये वान डर वाल इंटरेक्शंस देखेंगे कि ये वान डर वाल इंटरेक्शन क्या है। ठीक है। तो जैसा अगर आपको एफसीसी क्रिस्टल किया थोड़ा सा मैं रिवीजन कराऊं, तो एफसीसी क्रिस्टल में आप लोग जानते होंगे कि इन स्पाइट ऑफ लैटिस, लैटिस पॉइंट इसके कॉर्नर के बजाय फेस पर भी होते हैं। ठीक है ना। जैसे लैटिस, दीज आर द पोजीशन ऑफ लाइट, यहीं पर एटम होंगे। ठीक है ना। जैसे लेट अस कंसीडर, मैंने नियॉन का आपको स्ट्रक्चर बताऊं, तो नियॉन के एटम कॉर्नर के अलावा यहाँ फेसेस पर भी होंगे। देखिए ये 6 फेस होते हैं, ये आप लोगों को ऑलरेडी कराया जा चुका है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए वो, ये पीछे का एक हो गया, ये आगे का, ये नीचे, ये 6 फेसेस हो गए। और ये फेस बेसिकली आप पता कहाँ करते हैं इनकी पोजीशन, तो फेस डायगोनल आप बना दीजिए। ये दो फेस डायगोनल, इन दोनों फेस डायगोनल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वहां पर भी आपका एटम होगा। ठीक है। तो ये सब एटम एक ही काइंड के होंगे,
क्योंकि जैसे अगर नियान लिया तो ये सब नियान के ही एटम है, ठीक है, ये सब नियान के ही एटम है। और आप सभी लोग जानते हैं कि जितनी भी इनर्ट गैसेस होती हैं ये सब क्या होती हैं, मोनोएटॉमिक, ठीक है। और इस मोनोएटॉमिक और इनका जो एटम होता है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है, आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड होती है, ठीक है। और कुछ प्रॉपर्टी इनके क्रिस्टल्स की ये होती है कि क्रिस्टल्स जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर क्योंकि बहुत कम रिएक्टिव है इसलिए इंसुलेटर, इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और वेरी वीक बॉन्ड होते हैं इनके बीच में, क्योंकि वांडरवाल फोर्सेस जो होता है ये वीक फोर्स होता है, ध्यान रखिएगा, ये स्ट्रांग फोर्स नहीं है, ये वीक फोर्स है। और जो नेचर है इस फोर्स का, जो नेचर है वो कैसा है, ये नेचर है इलेक्ट्रिकल, ध्यान रखिएगा, ये नेचर इसका इलेक्ट्रिकल है। और इसमें डाइपोल और इंड्यूस डाइपोल का इंटरेक्शन होता है, ठीक है। और नेचर क्या है, ये अट्रैक्टिव है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, देखिए अट्रैक्टिव फोर्स, वीक फोर्स एंड इलेक्ट्रिकल इन नेचर, दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ वांडर वाल इंटरेक्शन, ठीक है। तो इस अट्रैक्शन की वजह से, जैसे ये जो एटम है इन दोनों एटम के बीच में एक तरह का अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स भी है, रिपल्सिव फोर्स भी है। अगर केवल अट्रैक्टिव फोर्स होता तो ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर, बेसिकली आपको जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं मिलता, क्योंकि ड्यू टू ओनली अट्रैक्टिव फोर्स ये कोलैप्स हो जाता है, ये स्ट्रक्चर अट्रैक्टिव फोर्स ही लगता तो ये स्ट्रक, मतलब देयर आर सम रिपल्सिव फोर्सेस आल्सो working here in order to get this particular shape, इस पर्टिकुलर शेप को मिलने में दोनों तरह के फोर्स काम कर रहे हैं, अट्रैक्टिव भी और, लेकिन इनकी रेंज होती है, ठीक है ना। रेंज क्या होती है कि ये वाला फोर्स जो वांडरवाल वाला फोर्स है ये ग्रेटर देन, जब डिस्टेंस होगी 10 टू द पावर माइनस 14 मीटर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, अगर इन दोनों एटम के बीच इससे ग्रेटर है, इससे ग्रेटर है, मतलब ग्रेटर देन दिस डिस्टेंस अगर है, d इज ग्रेटर देन दिस, देन वांडरवाल इंटरेक्शन फोर्सेस लगेंगे, ठीक है। और रिपल्सिव फोर्स, इफ d इज लेस देन दिस डिस्टेंस 10 टू द पावर माइनस 14 मीटर, then repulsive force will come into picture, right? Intermolecular separation becomes infinite, अगर ज्यादा हो जाए तो these forces vanishes, मतलब इनकी रेंज जो है, ये फोर्स कैसे किस रेंज के हो गए हैं, ज्यादा, इनकी इनफाइनाइट रेंज तक फोर्सेस नहीं है, ठीक है। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस आर लॉन्ग फोर्सेस एंड दे आर इफेक्टिव ओनली व्हेन द एटम, ये इसको लॉन्ग रेंज बोलोगे, बट एट इनफाइनाइट वांडरवाल फोर्सेस जीरो होते हैं। अगर डी की वैल्यू मैं इनफाइनाइट कर दूं, डी इज इक्वल टू इनफाइनाइट डिस्टेंस, और आपसे वांडरवाल फोर्स की बात पूछी जाए तो दिस विल डेफिनेटली बी इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। बट इंफिनिटी के अलावा और किसी भी डिस्टेंस पर इसकी फोर्स की वैल्यू जीरो नहीं होगी। और स्टार्ट कहां से होगा, ये फोर्स स्टार्ट होगा कम से कम दो एटम के बीच जो डिस्टेंस होनी चाहिए, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 10 टू द पावर माइनस 14 मीटर, देन अट्रैक्शन विल स्टार्ट, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। फोर्स का नेचर कैसा होगा, इसका मतलब फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स है, वीक फोर्स है, इलेक्ट्रिकल इन नेचर है, ये सब वांडरवाल इंटरेक्शन की प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना। रिपल्सिव फोर्स कब लगेगा, मान लीजिए इस डिस्टेंस से कम डिस्टेंस पर एटम अगर आना चाहेगा, मतलब वही मैं जो कह रहा था कि कोलैप्स हो जाएगा ये स्ट्रक्चर, अगर इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस से कम डिस्टेंस पर एटम आने की कोशिश करेगा तो रिपल्सिव फोर्स लगना शुरू हो जाएगा और उससे कम डिस्टेंस पर वो आने नहीं देगा, ठीक है ना। तो रिपल्सिव फोर्स और अट्रैक्टिव फोर्स दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा उसकी वजह से इंटरनल एनर्जी इसकी क्या होगी क्रिस्टल की, ये सब हम लोग अभी मैथमेटिकली देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो आशा है आप लोगों को बात ये समझ में आ रही होगी कि ये कैसे, ये क्रिस्टल पर्टिकुलर इनर्ट गैस क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे अटैन करता है कोई क्रिस्टल, उसमें
इन दोनों फोर्सेस का क्या है, रोल है। वन इज वांडरवाल इंटरेक्शन, दैट इज वांडरवाल फोर्स कैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है, लॉन्ग रेंज होता है, वीक फोर्स है, ठीक है ना, लॉन्ग रेंज, वीक फोर्स, अट्रैक्टिव, इलेक्ट्रिकल इन नेचर, ठीक है। ये तो दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ वांडरवाल फोर्सेस। In spite of this, if the distance between the two atoms goes shorter than this distance, this is 10 to the power minus 14 meter, the repulsive forces between the atom will also exist, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग एक एक करके इन दोनों इंटरेक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वान डर वाल इंटरेक्शन, ठीक है। तो देखिए वान डर वाल इंटरेक्शन में यस, तो दिस इज वान डर वाल इंटरेक्शन। तो वान डर वाल दिस इज वान डर वाल इंटरेक्शन। देखिए वान डर वाल इंटरेक्शन होता कैसा है, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि इट इज अट्रैक्टिव फोर्स ड्यू टू वान डर वाल अट्रैक्शन इंटरेक्शन। अब मान ये इंटरेक्शन होता कैसा है, देखिए किसी भी एटम को आप एक टाइनी डाइपोल मान सकते हैं। कैसे टाइनी डाइपोल मान सकते हैं, एटम के अंदर आप लोग जानते हैं कि एक पॉजिटिवली न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना, और इसके चारों तरफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे लेट अस कंसीडर अगर मैं हीलियम 2He4 का स्ट्रक्चर लूं तो ये होगा, ठीक है ना, हीलियम। उसके बाद अगर नियान लूं मैं, तो नियान में आप लोगों को पता है कि 2 इनर ऑर्बिट, इसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन, इसका 10 होता है एटॉमिक नंबर, तो 2 8 ये स्ट्रक्चर होगा आपका नियान का, ठीक है ना, कंप्लीटली फिल्ड, स्फेरिकल, मोनोएटॉमिक। अब इसमें दोनों चार्ज है, पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है, ठीक है ना, पॉजिटिव और निगेटिव। साथ ही साथ ये एटम कैसा है, नॉन पोलर एटम है। जनरली इसका इस जितने भी क्रिस्टल में एटम होंगे सबका नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जीरो होगी, ठीक है ना, नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जीरो होगी। बट समटाइम्स व्हाट हैपन कि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है ये थोड़ा सा पोलैरिटी सो मतलब डाइपोल मोमेंट की वैल्यू एक एक पर्टिकुलर एटम जो है, एक पर्टिकुलर एटम का जो डाइपोल होता है ये समटाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो दूसरे एटम को इंड्यूस, नॉन पोलर एटम पर इंड्यूस कर देती है उसको, मीन वहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल की कुछ वैल्यू आ जाती है, ठीक है ना। ऑल्दो नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट तो क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है ना, एटम का। बट ये जो डाइपोल मोमेंट आप समझिए यहां पर ये जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है दीज आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। जैसे ये मैंने प्लस क्यू और ये माइनस क्यू ये डाइपोल बनाया है, ठीक है ना, डाइपोल। इस डाइपोल की वजह से किसी भी पॉइंट पी पर, जैसे एटम है, इट बिहेव्स जस्ट लाइक टिनी इलेक्ट्रिकल डाइपोल, ठीक है ना। क्यों इलेक्ट्रिकल डाइपोल, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज भी है और निगेटिव चार्ज भी है। निगेटिव चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू न्यूक्लियस, एंड दीज टू आर सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ये बहुत स्मॉल डिस्टेंस पर होंगे, बट ये डिस्टेंस ध्यान रखना, ये डिस्टेंस ग्रेटर देन होगी 10 टू द पावर माइनस 14 मीटर, इससे बड़ा ही होगा 10 टू द पावर माइनस 14 मीटर। ये न्यूक्लियस का साइज होता है। ये किसका साइज होता है, केवल इस न्यूक्लियस का। जबकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन विल डेफिनेटली बी आउटसाइड दिस न्यूक्लियस, जब इससे आउटसाइड होगा न्यूक्लियस से तो ये डिस्टेंस ऑटोमेटिकली क्या होगी, ज्यादा होगी। और साथ ही साथ दूसरे एटम के साथ है, जैसे मान लीजिए दूसरा नियान एटम और इस नियान एटम के बीच की डिस्टेंस है ये, ठीक है, उसका जो
उसका जो न्यूक्लियस होगा और इसका न्यूक्लियस, इन दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस है ये डी। तो ये डी डेफिनेटली एक न्यूक्लियस का जो साइज है उससे तो बड़ा होगा ही, और ये ऑलमोस्ट एक न्यूक्लियस के साइज के बराबर ही है, ठीक है ना। 10⁻⁻15 मीटर लेते हैं वैसे न्यूक्लियस का साइज, फर्मी ऑर्डर का होता है, बट दिस इज एक्चुअली द केस कि क्रिस्टल के अंदर दो एटम के बीच में डिस्टेंस मस्ट बी ग्रेटर देन दिस डिस्टेंस, राइट। और ये डाइपोल होता है, जैसे एक एटम का डाइपोल है ये, तो आप सभी लोग जानते होंगे और आपने प्रीवियस क्लासेस में जो आपने स्टडी किया होगा इलेक्ट्रिसिटी, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल at any point P situated at distance r डिस्टेंस पर P पॉइंट है, इसकी वजह से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहूं तो दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल। इस डाइपोल की वजह से, इसको थोड़ा सा रिकॉल करिए आप लोग, ये इक्वेशन इसमें बता देता हूं। E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, P डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, इसकी वैल्यू होता है Q इंटू 2L। ये दिस इज 2L इज द सेपरेशन, हम लोग सेपरेशन लेके चलते हैं 2L बिटवीन प्लस Q एंड माइनस Q। इफ P इज द पॉइंट हियर, R डिस्टेंस पर अगर ये पॉइंट है, मेकिंग सम एंगल थीटा, देखिए P की डायरेक्शन माइनस Q टू प्लस Q होती है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ P एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर R, ठीक है। तो R और P के बीच में एंगल, दिस इज P, R और P के बीच में एंगल लेट अस कंसीडर अगर थीटा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल at this point will be given by the expression P by 4 pi epsilon 0 r cube multiply by under root of 1 plus 3 cos square theta, ठीक है। इसका डेरिवेशन हमें यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है, we already know that this is the value of electric field due to this dipole, this is the electric field at this point P, where P is the electric dipole moment। एंड मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ये कैसा वेक्टर क्वांटिटी होता है, ध्यान रखना, वेक्टर भी चाहे तो आप इन दोनों क्वांटिटी पर लगा सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, पी इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, बट लेकिन मैंने यहाँ, हमें यहाँ डायरेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन से ज्यादा मतलब नहीं है, तो आई हैव रिटन हियर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट आर, एट पॉइंट पी एट डिस्टेंस आर फ्रॉम दिस डाइपोल। यहाँ से हमने सेंटर से इसकी डिस्टेंस ली है। अब देखिए ये तो डाइपोल है, किसी भी एटम की वजह से जो डाइपोल होगा, ठीक है ना। द डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड ऑन ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, अब इस डाइपोल का जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट मतलब इस फील्ड के अंदर दूसरा कोई डाइपोल होगा, दूसरा कोई एटम रखा होगा जो कि नॉन पोलर होगा, तो क्या करेगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर थोड़ा सा, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज लगा है तो उस पर आपको पता है फोर्स लगेगा, तो जैसे ही फोर्स लगेगा तो ये नॉन पोलर का मतलब ये होता है कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दोनों कोइंसाइड कर रहा है। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो हल्का सा डिस्टर्ब होगा, और नॉन पोलर एटम क्या बन जाएगा, पोलर एटम। पोलर एटम में, नॉन पोलर एटम में P की वैल्यू 0 होती है, बट नॉन पोलर में तो P की वैल्यू 0 होती है, पर जैसे ही ये पोलर होगा ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो हो जाएगा वो एटम, ठीक है ना, तो वो पोलर एटम हो जाएगा। अब ऐसा होने में इस पर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आएगा, उस डाइपोल मोमेंट का नाम हम लोग रखते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय P डैश, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो वांडर वाल इंटरेक्शन है, ये एक्चुअली P और P डैश का इंटरेक्शन ही है। P कौन सा है, P is the electric dipole moment due to any atom and P dash is the electric dipole moment due to induced, this is induced electric dipole moment due to this electric field, ठीक है। तो यही होता है इनर्ट गैसेस क्रिस्टल के अंदर। बेसिकली होता क्या है कि जो एक एटम होता है उसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस करता है एक दूसरे नॉन पोलर एटम पर,
और वहां पर एक जनरेट कर देता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसीलिए इसको इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट बोला जाता है। अब ये इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एटम, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसकी वैल्यू अगर ज्यादा है तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू भी ज्यादा होगी। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट आएगा और इस कांस्टेंट को, दिस कांस्टेंट इज सेड टू बी, अगर एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी भी बोलते हैं इसको, मॉलिक्यूल्स से बना अगर क्रिस्टल है तो मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग विद द हेल्प ऑफ दीज टू इक्वेशंस, इक्वेशन नंबर 1 में है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल मोमेंट ऑफ एटम, दिस इज दिस, and in equation 2 p dash is induced dipole moment on a non-polar molecule is given by p dash alpha dash e। ठीक है ना, this is a constant, alpha dash is a constant and this constant is said to be, मैंने बोला है अगर एटम ले रहे हैं, यहाँ एटम ही लोगे आप, तो दिस इज कॉल्ड एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से आप कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी इस इंटरेक्शन का। मतलब दो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं एक ही जगह पर हैं, जैसे दो मैग्नेटिक फील्ड कहीं एक ही जगह पर हैं, तो उनके बीच में डेफिनेटली क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, राइट। जैसे दो चार्ज है, ये दो डाइपोल है, दो डाइपोल के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव कुल 4 चार्ज हो जाएंगे। ठीक है ना, ये भी डाइपोल है, ये भी डाइपोल है, और इसको किसी एक ही जगह पर आप एक ही फील्ड में रखोगे तो इंटरेक्शन विल डेफिनेटली बी देयर। ठीक है, अब उस इंटरेक्शन एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी इनके बीच, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दो डाइपोल हैं, दोनों डाइपोल इफ दे आर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, तो उनका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा इज गिवन बाय दिस फार्मूला। देखिए पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेट कर दिया। इस तरीके से बहुत सारे क्रिस्टल के अंदर हम लोग दो डाइपोल के इंटरेक्शन को लेके चल रहे हैं, बस क्रिस्टल के अंदर बहुत सारे डाइपोल, इस तरह के बहुत सारे डाइपोल होंगे। ठीक है, तो दिस इज द इक्वेशन, ये इक्वेशन आप लोग फेमिलियर होंगे। P डैश DE, P डैश इज द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, इसका DE के साथ इंटरेक्शन, ये फार्मूला है आपका, और ये आपका पोटेंशियल एनर्जी है ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन परमानेंट डाइपोल मोमेंट, परमानेंट डाइपोल मोमेंट तो इसका एटम का है, और इंड्यूस किसकी वजह से हुआ है, इस एटम ने दूसरे नॉन पोलर एटम को इंड्यूस कर दिया है, वो पी डैश है। तो इस इंटरेक्शन में कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी इस इंटरेक्शन की, दैट कैन बी कैलकुलेटेड मैथमेटिकली, राइट। और ये होगा दिस फार्मूला, वैल्यू रख दीजिए पी डैश की, इंटीग्रेट कर दीजिए, लिमिट रख दीजिए, यू विल बी गेट माइनस, ये निगेटिव होता है ध्यान रखिएगा, माइनस ऑफ हाफ अल्फा डैश ई स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो आपने इस इंटरेक्शन की, कौन से इंटरेक्शन की, डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन की पोटेंशियल एनर्जी इतनी कैलकुलेट कर ली। अब ये ई की वैल्यू यहां से इस इक्वेशन नंबर 1 से यहां पर ई की वैल्यू रखी जाएगी, वो नेक्स्ट स्लाइड में है। देखिए बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ई स्क्वायर की जगह पर ये वैल्यू रख दी मैंने पोटेंशियल एनर्जी का, दिस एक्सप्रेशन, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। अब आपको पता होगा कि इस एक्सप्रेशन में अगर इसको और हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। बेसिकली आपको पता होगा कि पूरे क्रिस्टल में नंबर ऑफ डाइपोल्स होंगे और दे विल बी ओरिएंटेड एट रैंडमली, मतलब किसी की डायरेक्शन इधर होगी, ऐसे डाइपोल होगा, कोई डाइपोल इस डायरेक्शन में होगा, कोई डाइपोल इस डायरेक्शन में होगा, है ना, डिफरेंट डिफरेंट, जैसे पी की ये डायरेक्शन हो गई, पी की ये डायरेक्शन हो गई। अब इसका मतलब है किसी पर्टिकुलर पी पॉइंट पर इसकी वजह से अगर आपने कुछ कैलकुलेशन किया तो थीटा विल डेफिनेटली बी डिफरेंट, यानी थीटा की कोई भी वैल्यू पॉसिबल है, वेरियस वैल्यू ऑफ थीटा आर पॉसिबल। तो आप क्या करेंगे, इसके एवरेज वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है ना। इस
इस एनर्जी का, इस पोटेंशियल एनर्जी का, इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज निकाल लीजिए। तो जब आप इसका एवरेज निकालेंगे तो देखिए ये सारी क्वांटिटी तो कांस्टेंट है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल कौन सा चेंज होगा, ये थीटा, ओरिएंटेशन विल बी चेंज। और cos स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करें तो इसकी एवरेज वैल्यू आती है 1/2, ठीक है ना। तो सब्स्टिट्यूट द एवरेज वैल्यू ऑफ दिस, यानी आपने क्या किया, एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर लिया इस इंटरेक्शन एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन का एवरेज वैल्यू कैलकुलेट किया बाय सब्स्टिट्यूटिंग दिस cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू ध्यान रखिए, इफ एवरी वैल्यू ऑफ थीटा इज पॉसिबल देन इट्स एवरेज वैल्यू इज 1/2, वैल्यू रखिए, यू विल बी गेट दिस। यहां पर ये जो रिजल्ट आपको मिल रहा है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, मीन इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी, किस इंटरेक्शन की, डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन की पोटेंशियल एनर्जी is actually inversely proportional to r power 6. This is important result, you must have to remember। ये आप लोगों ने यहां पर क्या किया, आपने डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल का इंटरेक्शन सॉल्व किया। इंड्यूस्ड डायपोल के इंटरेक्शन की पोटेंशियल एनर्जी, राइट, is basically इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴, राइट। अगर फोर्स निकालना चाहें, देखिए यहीं से आप फोर्स भी कैलकुलेट करेंगे। फोर्स इज नथिंग बट दिस इज निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये आप सभी लोग जानते हैं कि फोर्स को, अगर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यू कैन कैलकुलेट इट सिंपली बाय डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन वेक्टर, ठीक है। आर से इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए। देखिए जैसे ही आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे निगेटिव साइन आएगा इसमें, निगेटिव साइन अगर फोर्स का आए तो ध्यान रखना हमेशा फोर्स अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। और अगर ये इसकी वैल्यू -du/dr की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती तो ये फोर्स रिपल्सिव फोर्स होता, ठीक है। बट यहां पर जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है तो इस माइनस को प्लस कर देगा, और r⁶ ऊपर ले जाओगे r⁻⁻6, वहां से -6 r⁻7 हो जाएगा। अगेन यू विल गेट दिस, f की वैल्यू कैसी आएगी, निगेटिव। फोर्स की वैल्यू, फोर्स कैसा होगा, फोर्स अट्रैक्टिव होगा, बिकॉज यू विल गेट द वैल्यू ऑफ फोर्स, निगेटिव वैल्यू फोर्स इस एक्सप्रेशन से मिलेगा, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r⁻7। r⁻7 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया क्या, फोर्स। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट। फोर्स कैसा है, अट्रैक्टिव, वाई, बिकॉज ऑफ निगेटिव एक्सप्रेशन ऑफ दिस फोर्स। कब, जब आप कैलकुलेट करेंगे -du/dr, राइट। आगे बढ़े, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप पूछ सकता है, और नहीं तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आप बात करेंगे रिपल्सिव इंटरेक्शन की। हाँ, अट्रैक्टिव फोर्स यही है और आपने कैलकुलेट कर लिया, और अट्रैक्टिव फोर्स की वैल्यू कितनी आई, अट्रैक्टिव फोर्स की वैल्यू आई, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r⁻7। अब हम लोग थोड़ा सा रिपल्सिव इंटरेक्शन की बात करेंगे। रिपल्सिव इंटरेक्शन क्यों होता है, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को लेक्चर के स्टार्ट में ही बताया था कि एटम्स और मॉलिक्यूल क्रिस्टल के डेफिनेट सेपरेशन पर हैं, ठीक है ना, उनके बीच एक डेफिनेट सेपरेशन है, एंड दे डू नॉट कोलैप्स, वो कोलैप्स नहीं होते हैं टुगेदर, देयरफॉर देयर मस्ट बी ए रिपल्सिव फोर्स। केवल अट्रैक्टिव फोर्स ही लगता, जो कि आपने पहले वंडरवाल डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन में देखा कि अट्रैक्टिव फोर्स आ गया, और उसकी वैल्यू भी आपने मैथमेटिकली कैलकुलेट कर ली। अगर केवल वही फोर्स लगता तो डेफिनेटली आपका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स हो जाता, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स मिल करके सारे एटम एक जगह पर कलेक्ट हो जाते, इकट्ठा हो जाते, और एक पर्टिकुलर जो आप शेप बता रहे हो ना, FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, वो शेप नहीं बन पाती। तो ऐसा बन रही है अगर शेप, इसका मतलब देयर मस्ट बी रिपल्सिव फोर्स भी होगा। अट्रैक्टिव तो था, है ही है, वो आपने कैलकुलेट किया है,
बट वहां रिपल्सिव भी होगा। लेकिन इस रिपल्सिव फोर्स का नेचर क्या होगा, इसके नेचर के बारे में हमें हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मैथमेटिकली देखिए हम इस फोर्स के नेचर को पता कर सकते हैं। तो इसमें जिन साइंटिस्ट ने काम किया था उनका नाम है लेनार्ड जोन्स, ठीक है ना। देखो मैथमेटिकली लेनार्ड जोन्स ने इस दूसरे फोर्स का नेचर पता कर लिया, ठीक है ना। लेनार्ड जोन्स, लिनार्ड जोन्स ने क्या किया, देखिए ये जो कैलकुलेशन मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये बहुत पूछा जाता है, इस नाम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लिनार्ड जोन्स इंटरेक्शन। ये इंटरेक्शन इन्होंने कैसे पता किया, देखिए इन्होंने ऐसा मान लिया, कंसीडर कर लिया कि लेट अस कंसीडर ए स्टेबल मॉलिक्यूल, ए बी मॉलिक्यूल कंसीडर कर लिया और उसमें दो एटम हैं, कौन कौन मान लिया, एक हमने मॉलिक्यूल ले लिया जो ए बी है, इज मेड ऑफ टू एटम्स, ए बी एटम से बना होगा, ठीक है। अब विदाउट कंसीडरिंग द ओरिजिन, बिना कुछ फोर्स को जाने कि इस फोर्स का नेचर क्या है, हम अगर पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहें, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन कैन बी रिटन लाइक दिस। इसमें दो टर्म मैंने लिखा हुआ है इस पोटेंशियल एनर्जी में, पहला टर्म निगेटिव और दूसरा टर्म पॉजिटिव। देखिए पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन में जो टर्म निगेटिव है, इस एनर्जी को अगर डिफरेंशिएट करोगे, यहां से फोर्स की वैल्यू अगर कैलकुलेट करोगे, तो दिस फर्स्ट टर्म का जब निगेटिव ग्रेडियंट आप पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे तो ये निगेटिव आएगा, और इसका निगेटिव ग्रेडियंट आप पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब एक टर्म जो निगेटिव है ये क्या शो कर रहा है, ये अट्रैक्टिव फोर्स को बता रहा है, और दूसरा टर्म जो पॉजिटिव है ये रिपल्सिव फोर्स को दिखा रहा है, ठीक है। तो पहला वाला तो हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन को लेकर के वांडर वाली इंटरेक्शन कैलकुलेट कर लिया। ये दूसरा वाला जो रिपल्सिव टर्म है, इन्होंने हमने मान लिया कि दिस इज इक्वल टू आर पावर एम, ये एम की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे अभी कि व्हाट इज दिस वैल्यू ऑफ एम। अब एम की वैल्यू अगर हमें पता चल जाएगी तो डेफिनेटली हमें नेचर इस दूसरे जिसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लिनार्ड जोन्स ने इसको मैथमेटिकली इस सेकेंड टर्म को कैलकुलेट किया। देखिए कैसे किया, तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हो गया, आर इसके अंदर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है बिटवीन टू एटम्स, ये जो ए और बी है उसके बीच का डिस्टेंस है, ठीक है, और अल्फा बीटा एम और एन ये सब कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट है, ठीक है ना। इनकी कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट्स हैं, इनकी वैल्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं बाय इम्पोजिंग सर्टेन कंडीशंस। जैसे आर इज इक्वल टू इंफिनिटी पे आप जानते हो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, ये स्टार्टिंग में ही आप इंटरेक्शन एट आर, अगर आर की वैल्यू इंफिनिटी हो जाए तो पोटेंशियल एनर्जी विल डेफिनेटली बी जीरो। यहाँ पे देख सकते हो मैथमेटिकली भी, आर इनफाइनाइट रखो, आर इनफाइनाइट इनवर्सली है, तो इट विल डेफिनेटली बी जीरो एंड जीरो, ठीक है। अब इसके आगे देखिए, इसको हम लोग क्या, इस सेकेंड टर्म को हम लोग पता करने की कोशिश करेंगे। मतलब हमें n का तो पता है, n इज इक्वल टू 6 है, बट m का पता नहीं है कि m क्या होगा यहाँ पर, ठीक है ना। n इज इक्वल टू 6 तो हम लोगों ने निकाल लिया है, बट m की वैल्यू देखो मैथमेटिकली कैसे आप कैलकुलेट करें। यस, फर्स्ट टर्म देखिए, फर्स्ट टर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू, ये मैं अभी बता चुका हूं, ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स, एंड द सेकंड टर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स। तो एफ, अगर एफ आर आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, यू विल गेट माइनस डी ओवर डी आर। ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है। फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन देखिए, इसको ऊपर ले जाएंगे, निगेटिव है, निगेटिव पॉजिटिव, बट ये वाला टर्म फिर माइनस एन, यू विल गेट एन आर टू द पावर एन, एन अल्फा आर टू द पावर एन प्लस वन, पहला टर्म। दूसरा टर्म निगेटिव है, ऑलरेडी निगेटिव ये, और ये पॉजिटिव, और यहां से भी निगेटिव आएगा तो ये वैल्यू प्लस एम बीटा आर पावर एम प्लस वन बीटा।
अगर पोटेंशियल, अगर फोर्स का, इस फोर्स का ग्राफ खींचा जाए, देखिए ग्राफ खींचा जाए फोर्स वर्सेस आर, तो यू विल बी गेट, देखिए आर की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, इस फोर्स की वैल्यू कम होगी। रिपल्सिव का अलग इसकी वजह से, देखिए ये रिपल्सिव फोर्स आर विल इंक्रीज, एंड जब आर की वैल्यू इनफाइनाइट होगी तब जा करके ये इसको टच करेगा कर्व को। मतलब ये यहाँ पर भी आपको इसको बिल्कुल ऐसे इसको पैरेलली दिखाना, ठीक है ना। ये कहाँ पे टच करेगा, जब आर इंफिनिटी होगा देन यू विल गेट ये वैल्यू जीरो होगी। सिमिलरली अट्रैक्टिव फोर्स निगेटिव है तो इस क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्स निगेटिव नीचे दिखाया गया है, फोर्स पॉजिटिव ऊपर दिखाया गया है, इसलिए इसका ग्राफ ऐसे आएगा डेफिनेटली। इन दोनों का रिजल्टेंट कर्व यहाँ डॉटेड लाइन से खींचा गया है, तो जब रिजल्टेंट आप निकालोगे तो रिजल्टेंट कर्व विल वेरी लाइक दिस, ठीक है ना। इस पर्टिकुलर ये r0 इज द डिस्टेंस, ये इक्विलिब्रियम, जब एक एटम दूसरे एटम के इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है तो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड r0, ठीक है। तो r0 इज द डिस्टेंस वेयर फोर्स इज जीरो, जहां पे फोर्स, कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब सारे फोर्स की वैल्यू जीरो हो गई, नो अट्रैक्टिव नो रिपल्सिव फोर्स इज देयर, एक ऐसी पोजीशन होगी ये पोजीशन। दिस पोजीशन इज नोन एज इक्विलिब्रियम पोजीशन। इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द सिस्टम द फोर्स, नेट फोर्स इज जीरो, नेट फोर्स उस पर सिस्टम पर क्या होता है, जीरो, ठीक है ना। तो इंटर एटॉमिक सेपरेशन उस जगह पर कितनी है जहां पर नेट फोर्स जीरो है, आर जीरो, राइट। यहाँ पर फोर्स एफ जीरो है, आर इज इक्वल टू जीरो, एट आर इज इक्वल टू आर जीरो पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। देखिए ये देखा गया कि इस आर जीरो पर ग्राफ ड्रा करिए पोटेंशियल एनर्जी के लिए, इससे पहले जो एक्सप्रेशन है यू आर इज इक्वल टू माइनस एल्फा डिवाइडेड बाई आर पावर एन प्लस बीटा डिवाइडेड बाई आर पावर एम, इसका ये ग्राफ है ये, and at r is equal to r0 we found that this position, ठीक है ना, जहां पर इक्विलिब्रियम की पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिनिमम होती है, दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एंड वी गेट दिस मिनिमम वैल्यू u मिनिमम एट व्हाट पॉइंट, एट r इज इक्वल टू r0, ठीक है ना। इस ग्राफ से जब आप ग्राफ ड्रा करेंगे तो यू विल गेट डेफिनेटली, इस इक्वेशन का ग्राफ है ये, इस इक्वेशन का ग्राफ है, इसका ग्राफ है ये एफ आर है, ठीक है ना। दिस इज नथिंग बट दिस इज एफ आर, आर ये फोर्स जो है आर का फंक्शन है, इट वेरीज विद रिस्पेक्ट टू आर, आर को आपने एक्स एक्सिस पर लिया है, फोर्स को आपने वाई एक्सिस पर लिया है, एंड देन यू विल गेट ग्राफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ठीक है ना। दिस इज द ग्राफ ऑफ फोर्स, द बेसिक डिफरेंस इज हियर दैट force is minimum at this point but the potential is minimum at the same point, potential energy is minimum at this point, force यहाँ जीरो है but potential energy वहां पर minimum है, ठीक है। अब मिनिमम, अब यहां से मैथमेटिक्स आप अप्लाई करेंगे, क्या मैथमेटिक्स, मिनिमा की कंडीशन, मिनिमा की कंडीशन क्या होगी, पुट दिस पोटेंशियल एनर्जी मिनिमा, मिनिमम के लिए आप फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो रखिए, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसको देखो डिफरेंशिएट किया गया, ये वैल्यू आई, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो रखा आपने, दिस वैल्यू, ये वैल्यू आ गई, यहां से आप आर जीरो की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लीजिए सिंपली, यू कैन सिंप्लीफाई, इसको ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे बाय सब्स्टिट्यूटिंग द कंडीशन ऑफ मिनिमा, यू मिनिमम, ठीक है ना, यू मिनिमा, आर की वैल्यू, आर जीरो की वैल्यू निकाल ली आपने, ठीक है। देखिए आर जीरो की वैल्यू यहाँ निकाल ली थी मिनिमा रखते हुए, ये फोर्थ पॉइंट, इससे पहली वाली जो स्लाइड थी ना, ये देखिए स्लाइड नंबर 4, ये देखिए ये वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली, ये कैसे कि फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू जीरो, जीरो रखा, जीरो रखने के बाद ये देखिए ये यू विल गेट, इसको राइट साइड भेज दीजिए ये निगेटिव वाले को राइट साइड, देन एम बीटा विल बी आर जी पावर दिस, यू विल गेट आर जीरो, इससे डिवाइड कर दीजिए, आर की पावर एम माइनस एन इज इक्वल टू एम बीटा। ये कैसे होगा, देखिए ये होगा कि एम बीटा बाई आर नॉट एम प्लस वन इज इक्वल टू एन एल्फा
डिवाइडेड बाई आर नॉट पावर n प्लस 1। ठीक है, इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, तो यू विल गेट आर नॉट m प्लस 1 डिवाइडेड बाई आर नॉट n प्लस 1 इज इक्वल टू m बीटा डिवाइडेड बाई n अल्फा। इसको इसको पूरा ऊपर भेज दीजिए, यही सेम यू विल गेट आर नॉट m प्लस 1 माइनस n प्लस 1, तो आर नॉट m माइनस n हो जाएगा, एंड राइट हैंड साइड m बीटा बाई n अल्फा। अब इस पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम u मिनिमम की वैल्यू कैलकुलेट अगर करना है तो इस एक्सप्रेशन में आर नॉट की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे हम लोग, तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी निकल आएगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कहां पर होती है, एट आर नॉट। ठीक है, तो देखिए आर नॉट पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, एंड दिस वैल्यू इज, ये वैल्यू मैंने इस एक्सप्रेशन में आर नॉट रख दिया। देखिए आर नॉट रखते ही ये क्या हो गया, मिनिमम, दिस इज नाउ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आर नॉट की वैल्यू को इसमें, ठीक है ना, यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन। पहले इसको और सिंप्लीफाई कर लो, इसमें ये पूरा ही टर्म मैंने कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया, तो 1 माइनस बीटा अल्फा बाई दिस, एंड नाउ पुट द वैल्यू। देखिए ये आर नॉट एन माइनस एम है, ठीक है ना, आपका उधर m माइनस एन की वैल्यू थी तो वो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, एन अल्फा बाई एम बीटा हो गया। ये सॉल्व कर लीजिए, u मिनिमम की ये वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ u मिनिमम। अब ये वैल्यू मिनिमम है कि नहीं, इसके लिए मैथमेटिकली आप टेस्ट करेंगे, डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है ना, डबल डेरिवेटिव एट r इज इक्वल टू आर नॉट, और ये वैल्यू कैसी आनी चाहिए, पॉजिटिव। ठीक है ना, ये वैल्यू, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो देन कंडीशन ऑफ मिनिमा, आपका मिनिमा की कंडीशन फुलफिल होगी। इसके लिए आप देखिए क्या करने जा रहे हैं कि यू आर नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग, जो पहला डिफरेंशिएशन आया था डी यू बाई डी आर, उसको फिर से डिफरेंशिएट करके डी टू यू बाई डी आर टू निकाल लीजिए, दैट कैन बी डिफरेंशिएटेड, बहुत सिंपली आप डिफरेंशिएट कर लोगे, नो प्रॉब्लम। तो अब ये पावर n प्लस 1 हो गया, तो ये टर्म और आ गया, इसमें r की पावर अब n प्लस 2 हो जाएगी, एंड सिमिलरली द सेकंड टर्म विल बी r नॉट पावर m प्लस, ये किस पर निकाल रहे हैं, r इज इक्वल टू r जीरो पर। ठीक है, अगर ये टर्म पॉजिटिव होना है, इफ दिस टर्म मस्ट बी इक्वल टू पॉजिटिव, देन डेफिनेटली आपको पता है ये वाला टर्म जो पॉजिटिव टर्म है ये इस निगेटिव टर्म से बड़ा होना चाहिए। देखिए उसी को मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि अगर ये पॉजिटिव होना है फॉर फुलफिलिंग द कंडीशन ऑफ मिनिमा, मैथमेटिकली मिनिमा में क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो, उसके बाद पॉइंट निकाल लिया जाता है, उस पॉइंट पर अगर अगेन आप सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू अगर आपकी पॉजिटिव है, positive, then you can say that this particular, this is the mini condition of minima। ठीक है, अगर ये निगेटिव आती है तो कंडीशन ऑफ मैक्सिमा बनता है। तो देखिए अगर ये वैल्यू आपकी क्या है, ग्रेटर देन, अगर पॉजिटिव होना है इस वैल्यू को, यानी सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ दिस पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, देन पॉजिटिव टर्म मस्ट बी ग्रेटर देन निगेटिव टर्म, पॉजिटिव टर्म निगेटिव टर्म से बड़ा होना चाहिए, तो वही कंडीशन यहाँ पे रखी गई है, पॉजिटिव टर्म इज ग्रेटर देन निगेटिव टर्म। फाइनल देखिए सॉल्व करते जाइए, पॉजिटिव इसको एक तरफ ले आइए, ठीक है, बीटा बीटा बाई अल्फा एम प्लस एन, इस आर को इधर राइट साइड भेज दीजिए, आर नॉट एम प्लस 2 को इधर भेजेंगे, और फिर आर नॉट एन प्लस 2 से डिवीजन लगाएंगे तो 2 फिर वैसे कैंसिल हो जाएगा, एम माइनस एन की वैल्यू अभी आप जानते हैं एम बीटा बाई एन अल्फा होता है, ये आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, बहुत सारे टर्म इसमें कट जाएंगे, वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पर आर नॉट एम माइनस 1, यू विल गेट एम प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1 ग्रेटर देन 1। यहां से आपको क्या मिल गया है, m। देखिए इस इनइक्वलिटी से आप बड़ी आसानी के साथ m ग्रेटर देन n होगा, क्योंकि अगर इस फैक्टर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है, ये 1 और 1 दोनों में प्लस आई से हटा सकते हैं, इसका मतलब m बाई n अगर ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो डेफिनेटली m विल बी ग्रेटर देन n। इसका मतलब ये जो दूसरा टर्म जिसके बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन पता चल गई कि वो जो पावर होगा वो डेफिनेटली
ग्रेटर देन 6 से बड़ा ही होगा। आपने उसको आर एन जो है एन 6 निकाला था ना, तो यहां पर m पता चल गया कि m इज ग्रेटर देन n है। ठीक है, तो अब क्या किया ये लिनार्ड और जोन्स ने, देखिए लिनार्ड और जोन्स का एक काम है, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनर्ट गैस क्रिस्टल में लिनार्ड और जोन्स ने कंसीडर किया n इज इक्वल टू 6 तो था ही ऑलरेडी। अब m जो है वो ग्रेटर देन, आपने कंडीशन निकाली कि m ग्रेटर देन n है, ये मैथमेटिकली आपने पता कर लिया है ना, बाई इम्पोजिंग द कंडीशन ऑफ मिनिमा ऑन फंक्शन यू आर फंक्शन पर मिनिमा की कंडीशन लगा करके मैथमेटिकली आपने ये पता कर लिया कि m विल डेफिनेटली बी ग्रेटर देन n। अब ये m की वैल्यू कितनी ग्रेटर, देखिए 7 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन इनर्ट गैसेस क्रिस्टल के लिए लिनार्ड एंड जोन्स ने इस m की वैल्यू को 12 लिया था। ध्यान रखना है, ये आपको वैल्यू याद रहनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे ही आपसे ये लिनार्ड एंड जोन्स की बात आएगा जरूर ये नाम, क्यों? क्योंकि इनर्ट गैस क्रिस्टल स्ट्रक्चर पर इनका बहुत ही वर्क है, रिसर्च वर्क है, और आफ्टर आफ्टर research में ड्यूरिंग देयर रिसर्च they have got that m should be equal to 12 for inert gases। inert gases के लिए m की वैल्यू 12 रखनी चाहिए, ठीक है। तो जब 12 रखोगे तो देखिए यू हैव एक्सप्रेशन यू आर इज इक्वल टू माइनस एल्फा आर पावर 6, m की जगह यहाँ पे 12 रख दिया, बीटा बाई 12, और इस तरह से एट r इज इक्वल टू r0, दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जब आपकी r0 होती है, या इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, डिस्टेंस हमेशा न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच ही मेजर की जाती है, तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी मिनिमम होती है, और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे डी यू बाई डी आर 0। इस तरह से आप यहाँ पर आर नॉट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। दिस इज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी फॉर इनर्ट गैसेस, ठीक है ना। यही मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली इनर्ट गैसेस क्रिस्टल के लिए आती है, इतनी ही वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, एंड द वैल्यू कैलकुलेटेड बाय लिनार्ड एंड जोन्स। लिनार्ड और जोन्स ने इस वैल्यू को कैलकुलेट किया, ठीक है। तो देखिए आपने जो सेकेंड फोर्स है उस सेकेंड फोर्स को मैथमेटिकली आपने कैलकुलेट किया, ठीक है। अब इसी की हेल्प से यही आपका इक्विलिब्रियम स्टेट में लैटिस कांस्टेंट कहलाते हैं। जैसे देखिए ये आर नॉट निकाला आपने 2 बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा, लिनार्ड जोन्स ने निकाला था ये पावर 1/6, एंड यू मिनिमम इज इक्वल टू माइनस अल्फा स्क्वायर बाई 4 बीटा। Linard and Jones calculated it by substituting m is equal to 12 while n is equal to 6। n is equal to 6 तो होता ही है, क्योंकि ये डाइपोल और इंड्यूस डाइपोल का जो वांडरवाल इंटरेक्शन से आपने ये वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी, एंड दिस इज m is equal to 12 कैलकुलेटेड मैथमेटिकली। ये इंफॉर्मेशन थी आपके पास, बट कुछ प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट और प्रैक्टिकल रिजल्ट की हेल्प से एंड मैथमेटिकल रिजल्ट टू, Linard and Jones considered the value of m is equal to 12, and finally you have calculated this value, and these are called lattice constant, ठीक है। इनको लैटिस कांस्टेंट भी बोलते हैं, और ये लैटिस कांस्टेंट में दो इंपॉर्टेंट, अल्फा और बीटा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट है मॉलिक्यूल के, मैंने बताया था। सो द इक्विलिब्रियम इंटर एटॉमिक सेपरेशन, ठीक है, R0 एंड द बाइंडिंग एनर्जी, इसको बाइंडिंग एनर्जी भी बोला जाता है। यही वो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जो क्रिस्टल को शेप क्या देगी, एफसीसी क्रिस्टल। इतनी मिनिमम एनर्जी अगर रहेगी उससे तो क्या होगा, क्रिस्टल का शेप होगा, पर्टिकुलर शेप होगा इनर्ट गैस का, दैट इज एफसीसी। इससे ज्यादा एनर्जी अगर आपने उस क्रिस्टल को दे दी, अगर उस क्रिस्टल को डिसोसिएट करना है, तोड़ना है आपको, तो यू मस्ट प्रोवाइड दिस एनर्जी ग्रेटर देन टू दिस एनर्जी, राइट। तो दिस एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी या डिसोसिएटिंग एनर्जी, दोनों बोल सकते हैं। बाइंडिंग तो ये कि उसको
बाइंड रखने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, और इस एनर्जी के बराबर अगर आप एनर्जी क्रिस्टल को प्रोवाइड कर दोगे तो क्या होगा, एटम को डिसोसिएट भी कर सकते हो। बाहर से मान लो इतनी एनर्जी से वो बंधा हुआ है और बाहर से एक्सटर्नल सोर्स से आप एनर्जी प्रोवाइड, इसको मान लो ब्रेक करना है, डिसोसिएट करना है, तो यू मस्ट हैव टू प्रोवाइड एनर्जी इक्वल टू द बाइंडिंग एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड सोर्स। सो वेरी इंपॉर्टेंट constants which you have calculated are internuclear distance या interatomic separation, that is R0, and second binding energy। ठीक है ना, ये दोनों क्या कहलाते हैं, इक्विलिब्रियम लैटिस कांस्टेंट। दीज आर कॉल्ड, ये आपसे कैलकुलेट करवाया जाता है, इक्विलिब्रियम लैटिस कांस्टेंट। अगर आपसे कहे कि calculate the equilibrium lattice constant, तो you must have to calculate these value R naught and U minimum in terms of alpha and beta. Alpha beta are characteristic constant, characteristic constant मतलब it will be specific for specific type of crystal, जैसे नियान के लिए अल्फा और बीटा की स्पेसिफिक फिक्स्ड वैल्यू होगी, आर्गन के लिए भी अल्फा बीटा की, इसी तरीके से अल्फा बीटा की वैल्यू फॉर क्रिप्टॉन, जेनॉन सबके लिए अलग अलग होंगी। एंड सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ दिस बीटा एंड अल्फा कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट ऑफ these inert gases, you will be in position to calculate exact value, numerical value of R naught। R naught क्या है कि एटम कितने डिस्टेंस पर होंगे, ठीक है ना, एक एटम दूसरे एटम से कितने इंटर एटॉमिक डिस्टेंस से सेपरेटेड होगा, और जो सिस्टम बन रहा है वहां पर उसका मिनिमम potential energy, that is binding energy or dissociation energy can also be calculated with the help of these two characteristic constants alpha and beta। ठीक है, तो यहां तक आज आप लोगों को कराया गया और दिस इज द एंड ऑफ दिस टॉपिक। और आज आप लोगों ने कर क्या क्या लिया, आप लोगों ने कर लिया क्रिस्टल ऑफ इनर्ट गैसेस के बारे में आपको पता चला, वांडरवाल लंदन इंटरेक्शन, वो जो वांडरवाल इंटरेक्शन है वो कंप्लीटली जाना जाता है वांडरवाल लंदन इंटरेक्शन के नाम से। रिपल्सिव इंटरेक्शन को हम लोगों ने सर्च किया मैथमेटिकली, और इक्विलिब्रियम लैटिस कांस्टेंट यहां तक हम लोगों ने कर लिया। इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में होगा, अब आप लोगों से थोड़ा सा